इस नई गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके बहुत ही करीब है, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है स्थानीय शासन, यानी लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज व्यवस्था। सही कहा। और आज की इस पूरी चर्चा के लिए हमारे जो स्रोत हैं वो कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के नोट्स हैं। हमारी इस चर्चा को जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे सत्ता सिर्फ दिल्ली या राज्यों के राजधानियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वहां से निकलकर सीधे हमारे गांवों, कस्बों और मोहल्लों तक पहुंचती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्थानीय शासन असल में आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। मतलब जब हमारे घर के बाहर की सड़क खराब होती है या स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती या फिर पीने का पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, तो समाधान के लिए हम सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दरवाजा नहीं खटखटाते। इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधि ही काम आते हैं। ये व्यवस्था दैनिक समस्याओं को बहुत तेजी से और काफी कम खर्च में सुलझाती है। और यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। अगर हम लोकतंत्र के असली अर्थ को गहराई से देखें तो ये सिर्फ हर 5 साल में एक बार वोट डालने की रस्म तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है सार्थक भागीदारी और जवाबदेही। सार्थक भागीदारी। हाँ, एक जीवित और मजबूत स्थानीय शासन इस बात को सुनिश्चित करता है कि जनता की भागीदारी सक्रिय हो और जो लोग चुनकर आएं वे सीधे तौर पर जवाबदेह हों। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम जनता किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की तुलना में अपने स्थानीय शासन से कहीं ज्यादा परिचित होती है। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार उनके बिल्कुल सामने है। बिल्कुल, उनके बीच से ही निकली है, उनके ही पड़ोस में रहती है और उनकी रोजमर्रा के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती है। तो एक तरह से ये शासन का वो हिस्सा है जिसका सीधा सामना जनता से हर रोज होता है। जी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि स्थानीय स्तर पर अपना शासन खुद चलाने का ये कोई बिल्कुल ही नया या पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। जी नहीं, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। हाँ, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन भारत में भी समुदाय अपना शासन खुद ही चलाते थे। जी। उस समय इन्हें सभा के रूप में जाना जाता था। ये जो सभाएं थीं ये गांव के स्तर पर फैसले लेती थीं, विवाद सुलझाती थीं। मतलब इस व्यवस्था की जड़ें तो हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। और अगर हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ें तो 1882 के आसपास इस दिशा में कुछ निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आए थे, जिन्हें उस समय मुकामी बोर्ड कहा जाता था। सही कहा। इसके बाद एक और पड़ाव आया 1919 में, जब भारत सरकार अधिनियम बना। उसके तहत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतें भी बनी। लेकिन इतिहास के इस पूरे सफर में ना एक बहुत ही रोचक विरोधाभास देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे। उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाया जाए। उनका सपना ग्राम स्वराज का था। हाँ, ग्राम स्वराज। लेकिन फिर भी जब आज़ादी के बाद शुरुआत में हमारा संविधान बना तो स्थानीय शासन को वो उचित महत्व नहीं मिला जिसकी गांधी जी उम्मीद कर रहे थे। आखिर इस वैचारिक समर्थन के बावजूद संविधान में इसे प्रमुखता क्यों नहीं दी गई? ये राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही जटिल पहलू है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हमें उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों और जमीनी हकीकत को समझना होगा। जब भारत आजाद हुआ और संविधान लिखा जा रहा था तब देश ने विभाजन का एक बहुत बड़ा और दर्दनाक संताप झेला था। चारों तरफ दंगे और अस्थिरता का माहौल था। बिल्कुल। उस भारी उथल-पुथल के कारण संविधान निर्माताओं का स्वाभाविक झुकाव एक मजबूत केंद्र सरकार बनाने की ओर था। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना थी। तो जो उस समय के प्रमुख नेता थे जैसे नेहरू जी, उनका क्या नजरिया था इस पर? उनका स्पष्ट मानना था कि अति स्थानीयता या सत्ता को बहुत ज्यादा छोटे हिस्सों में बांटना उस नाजुक वक्त में राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन सकता था। यानी उस समय डर ये था कि अगर सत्ता पूरी तरह से गांवों को दे दी गई तो कहीं देश छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट जाए। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ विभाजन का ही डर था या गांवों के सामाजिक ताने बाने को लेकर भी कोई चिंता थी? सामाजिक ताने बाने की चिंता एक बहुत बड़ा कारण था और इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उस समय ग्रामीण भारत की जो जमीनी सच्चाई थी वो काफी कठोर थी। गांव में जाति व्यवस्था, छुआछूत, गुटबाजी जैसी कई बुराइयां बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाई हुई थी। समाज में भारी गैर बराबरी थी उस वक्त। हाँ, और ऐसे माहौल में सत्ता को तुरंत पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर सौंपने का मतलब ये हो सकता था कि गांव के जो पहले से ही ताकतवर और प्रभावशाली लोग हैं वे इन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लें। और जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उन तक सत्ता का फायदा कभी पहुंच ही ना पाए। एकदम सही।
इसलिए उस समय इसे तुरंत पूरे जोर शोर से लागू करना ठीक नहीं समझा गया। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो रखा गया, लेकिन अनिवार्य कानूनी ढांचा नहीं बनाया गया। तो एक तरफ ग्राम स्वराज का आदर्श था और दूसरी तरफ जमीनी स्तर की सामाजिक चुनौतियां, इसलिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। और इसी कड़ी में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो स्थानीय विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक शुरुआती प्रयास था। हाँ, इस कार्यक्रम के पीछे सोच यही थी कि विकास के काम, चाहे वो खेती से जुड़े हों या बुनियादी ढांचे से, बिना स्थानीय लोगों के शामिल हुए सफल नहीं हो सकते। लेकिन इस कार्यक्रम के अनुभव से क्या सीख मिली? 1952 का वो कार्यक्रम दरअसल एक बहुत बड़ा सबक था। उसने ये साबित कर दिया कि सिर्फ ऊपर से योजनाएं बनाकर और कुछ अधिकार देकर जमीनी विकास नहीं किया जा सकता। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी। हाँ, वहां से ये महसूस किया जाने लगा कि ग्रामीण विकास को अगर सच में सफल बनाना है तो एक व्यवस्थित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके पास वास्तविक अधिकार हों। कुछ राज्यों ने पंचायतें बनाई भी, लेकिन उनके पास ना तो कोई ठोस अधिकार थे और ना ही पैसा। वे वित्तीय मदद के लिए पूरी तरह से प्रदेश और केंद्र सरकार पर निर्भर थीं। और सबसे बड़ी बात, इनके चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। कभी चुनाव हुए, कभी 10 साल तक हुए ही नहीं। और यही वो समय था जब सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हुई। बात 1980 के दशक के अंत की है, जब चीजें तेजी से बदलनी शुरू हुई। 1987 में स्थानीय शासन की संस्थाओं का एक गहन पुनरावलोकन शुरू हुआ। ये देखा जाने लगा कि आखिर कमियां कहाँ हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाए। और इसके बाद 1989 में पीके थुंगन समिति ने एक बहुत ही ऐतिहासिक सिफारिश की। समिति ने साफ शब्दों में कहा कि स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी सिफारिश ने भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। एक ऐसा बदलाव जिसने दिल्ली की सत्ता को गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। ये पूरी शासन व्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित हुआ। 73वां और 74वां संशोधन वाकई भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इन्होंने स्थानीय शासन को सरकारों की दया पर निर्भर रहने के बजाय एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। अगर हम 73वें संशोधन की बात करें, जो गांव के पंचायती राज से जुड़ा है, तो इसका ढांचा कैसा था? हैं। इस पिरामिड में सबसे नीचे यानी प्रथम पायदान पर होती है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, जो सीधे एक गांव या छोटे गांव के समूह के स्तर पर काम करती है। सही। इसके ऊपर दूसरे पायदान पर होती है ब्लॉक समिति, जिसे कई जगहों पर पंचायत समिति या मंडल पंचायत भी कहा जाता है। ये कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक के स्तर पर काम करती है। और फिर सबसे ऊपर तीसरे पायदान पर जिला पंचायत आती है। हाँ, जो पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा तैयार करती है। इस ढांचे ने पूरे देश के ग्रामीण व्यवस्था को एक धागे में पिरो दिया। इस ढांचे की बनावट तो स्पष्ट है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग हमेशा अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी थी कि राज्य सरकारें इन पंचायतों के चुनाव समय पर करवाएंगी? यही 73वें संशोधन की सबसे बड़ी खूबी थी। इसने चुनाव प्रक्रिया को राज्य सरकारों की मनमर्जी से बाहर निकाल लिया। नियम बना दिया गया कि इन तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाएंगे। और कार्यकाल भी फिक्स कर दिया गया ना? बिल्कुल। हर निकाय का कार्यकाल सख्ती से 5 साल तय कर दिया गया। अगर किसी वजह से 5 साल से पहले कोई पंचायत भंग होती है, तो ये अनिवार्य कर दिया गया कि 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने ही होंगे। और ये चुनाव निष्पक्ष हों, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। हाँ, हर प्रदेश में एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये आयुक्त स्वतंत्र रूप से पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों की पूरी जिम्मेदारी संभालता है, ताकि कोई राजनीतिक दबाव चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। ये तो बात हुई 73वें संशोधन की। लेकिन शहरों के प्रबंधन के लिए 74वां संशोधन लाया गया, जो नगर पालिकाओं से जुड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक उलझन सामने आती है। वो कैसे? हम देखते हैं कि भारत में कई गांव इतने बड़े हो जाते हैं, वहां बाजार बन जाते हैं कि वे शहर जैसे लगने लगते हैं। तो कानूनी तौर पर यह कैसे तय होगा कि कौन सा इलाका गांव है और कौन सा शहर? क्या इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा दी गई है? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन बेहद जरूरी पहलू है। 74वें संशोधन में शहरी इलाके की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। किसी भी इलाके को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए 3 बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है जनसंख्या।
उस इलाके की आबादी कम से कम 5,000 होनी चाहिए। दूसरी शर्त अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। वहां के कामकाजी पुरुषों में से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हों। यानी उनका रोजगार गैर कृषि कार्यों जैसे व्यापार या उद्योग पर निर्भर हो। बिल्कुल। और तीसरी शर्त है जनसंख्या का घनत्व। वह कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये परिभाषा तो सच में बहुत दिलचस्प है, खासकर वो दूसरी शर्त जिसमें 75% गैर कृषि कार्य की बात कही गई है। ये सुनिश्चित करती है कि उस जगह का पूरा आर्थिक ढांचा असल में बदल चुका है। हाँ, अब वे पूरी तरह से एक शहरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, तो इन सब का क्या मतलब है? जमीनी स्तर पर इसका क्या असर हुआ? क्योंकि सिर्फ कागज पर एक बेहतरीन कानून बना देना काफी नहीं होता। बदलाव तो जमीन पर लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। और जब हम जमीनी बदलाव की बात करते हैं तो सबसे बड़ी क्रांति महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देखने को मिली है। हाँ, महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित कर दी गईं। ये अपने आप में एक बहुत साहसिक कदम था। साहसिक होने के साथ साथ ये भारतीय समाज के लिए एक गहरा सकारात्मक बदलाव भी था। सदियों से जिस ग्रामीण समाज में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास था, वहां अचानक 1/3 सत्ता महिलाओं के हाथ में आ गई। लेकिन शुरुआत में तो बहुत सी खबरें आती थीं कि महिलाएं सिर्फ नाम की सरपंच होती हैं और असली काम उनके पति या घर के पुरुष करते हैं। इस सरपंच पति वाली अवधारणा के बारे में आप क्या कहेंगी? ये एक बहुत ही वैध आलोचना रही है। शुरुआती दौर में सरपंच पति का चलन काफी देखा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और एक के बाद एक चुनाव हुए, ये तस्वीर बदलने लगी। मतलब उन्हें अनुभव मिलने लगा। हाँ, 5 चुनाव चक्रों के बाद आज स्थिति ये है कि महिलाओं ने सत्ता की बारीकियों को समझ लिया है। उनकी भागीदारी लगातार बढ़ी है और अब वे सिर्फ रबर स्टैंप नहीं रहीं। आज लाखों की संख्या में महिलाएं सरपंच और वार्ड मेंबर के पद पर कार्य कर रही हैं और अपने फैसले खुद ले रही हैं। और इससे उनके आत्मविश्वास में भी भारी वृद्धि हुई है। जब एक महिला सरपंच अपने गांव की पेयजल योजना या स्कूल के निर्माण का फैसला लेती है, तो वह पूरे गांव की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन जाती है। वर्ग यानी ओबीसी को भी आरक्षण दे सकते हैं। और इसमें एक और बहुत अहम आयाम जुड़ता है। हमारे देश के कई प्रदेशों में ऐसे आदिवासी क्षेत्र थे जिनके अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और शासन करने के पारंपरिक तरीके थे। शुरुआत में उन्हें 73वें संशोधन से अलग रखा गया था, ताकि उनकी परंपराओं में अचानक से कोई दखलंदाजी न हो। सही कहा। लेकिन उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में लाना जरूरी था। इसलिए 1996 में एक अलग कानून बनाया गया, जिसे पेसा कानून कहा जाता है। पेसा कानून, इसके जरिए इन आदिवासी क्षेत्रों को भी पंचायती राज के दायरे में शामिल कर लिया गया। हाँ, लेकिन इस तरह से कि उनके जल, जंगल और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों और ग्राम सभा की सर्वोच्चता को सुरक्षित रखा गया, यानी सबको प्रतिनिधित्व मिल गया। लेकिन अब सवाल आता है कि ये प्रतिनिधि काम क्या करेंगे, उनके पास अधिकार क्या होंगे? संविधान निर्माताओं ने इसका भी पूरा ध्यान रखा। 29 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र से निकालकर स्थानीय शासन के हवाले किया गया। इन 29 विषयों को संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। अगर हम इन विषयों के कुछ उदाहरण देखें तो इनमें कृषि, सिंचाई व्यवस्था, लघु उद्योग और ग्रामीण विकास शामिल हैं। इसके अलावा गांव की सड़कें बनवाना, पेयजल की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य और शिक्षा का बुनियादी ढांचा, और यहाँ तक कि स्थानीय बाजार और मेलों का प्रबंधन भी अब पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जरा सोचिए, राजधानी में बैठा कोई बड़ा अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि अमुक गांव में हैंडपंप कहाँ लगना चाहिए। ये काम वहां के चुने हुए लोग ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक रूप से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। काम सौंप दिए गए, विषय दे दिए गए, लेकिन उन कामों को करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसी के लिए तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है ना? हाँ, प्रदेश की सरकार के लिए ये अनिवार्य है कि वो हर 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग बनाए। ये आयोग स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। तो क्या ये व्यवस्था पंचायतों की पैसे की कमी को दूर करने में सफल रही है? काश ऐसा होता। स्थानीय शासन के सामने आज भी कई गंभीर समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है धन का भारी अभाव। जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन राज्य सरकारों से पर्याप्त बजट समय पर नहीं मिल पाता। कई बार राजधानी से पैसा आते आते महीनों लग जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है जनता का जागरूक ना होना। ग्राम सभा की बैठकों में कई बार लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है
और आय से अधिक खर्च करना या वित्तीय मदद के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भरता आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पंचायतें अपना टैक्स खुद बहुत कम वसूल पाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जब तक इन स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक ये शासन व्यवस्था असल में कितनी प्रभावी हो सकती है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तिजोरी की चाबी किसी और के पास है, तो फैसले लेने की आज़ादी हमेशा सीमित ही रहेगी। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद स्थानीय शासन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसके फायदे बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि ये राज्य और केंद्र सरकार का कार्यभार बहुत कम कर देता है। छोटे मोटे स्थानीय विवाद गांव के स्तर पर ही सुलझ जाते हैं। दूसरा, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों के आपसी संबंधों में सुधार आता है। लोग ग्राम सभा में मिलकर बैठते हैं, जिससे समुदाय में एक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। और स्थानीय निकायों को अपने इलाके की भौगोलिकता की सबसे अच्छी समझ होती है। वे समस्याओं का समाधान कम खर्च और कम समय में निकाल सकते हैं। स्थानीय शासन का असल अर्थ ही यही है, स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना। ये केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की लोकतांत्रिक चेतना को जमीनी स्तर पर जिंदा रखने का सबसे कारगर तरीका है। हमने देखा कि कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कागजों से निकलकर गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचा है। लेकिन इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अगर हम भविष्य की ओर देखें, तो एक बहुत ही दिलचस्प विचार मन में आता है। और वो विचार क्या है? भविष्य के स्थानीय शासन को लेकर क्या संभावनाएं दिखती हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए, आज हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं। स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट की पहुंच अब देश के दूर दराज के गांवों तक हो चुकी है। हाँ, यूपीआई तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो जिस स्थानीय शासन को हमने अब तक पेड़ों के नीचे चौपालों और पंचायत भवनों में बैठकों के रूप में देखा है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ग्राम सभा की बैठकें और स्थानीय फैसले किसी ऐप के जरिए रियल टाइम में होने लगे? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। क्या तकनीक इस त्रिस्तरीय ढांचे को और भी पारदर्शी बना देगी, जहां हर नागरिक अपने फोन से पंचायत के फंड का एक एक रुपए का हिसाब देख सके? या फिर क्या ये तकनीकी बदलाव ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल डिवाइड जैसी कुछ नई चुनौतियां खड़ी कर देगा, जहां जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे लोकतंत्र से और दूर हो जाएंगे? कमाल का विचार है। क्या भविष्य की तकनीक लोकतंत्र के सबसे बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख देगी या इसे और भी मजबूत बनाएगी? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हमें इस पर विचार करना चाहिए। उम्मीद है कि इस चर्चा को सुनने के बाद कल का स्थानीय शासन कैसा दिखने वाला है, इस पर विचार विमर्श का एक नया सिलसिला शुरू होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। पास किसी नई सड़क का निर्माण होगा तो हमें 73वें और 74वें संशोधन की वो पूरी यात्रा जरूर याद आएगी, जो सत्ता को राजधानी से निकालकर हमारे दरवाजे तक लाई है। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखिए।